आज मुंबई और इसके बाद इंदौर के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता और सहयोगी, उनके साथ ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करने का और वहाँ की जो परिस्थिति में ग्राउंड ज़ीरो पर वहाँ क्या हो रहा है, हमारे पास जो फीडबैक्स आते हैं सरकारी सिस्टम्स से, उसके अलावा हमें हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी आज फीडबैक मिलेंगे। इसके लिए ये आपने दोनों बैठकें ऑर्गेनाइज़ की हैं, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी भी यहाँ पर हम सबको एडवाइस करने के लिए हैं, ये और भी हम लोगों के लिए खुशी की बात है। मेरे साथ मैंने ज़्यादा अधिकारियों को नहीं, लेकिन दो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मैंने इस समय यहाँ बुलाया है। मेरे दाईं तरफ इधर जो डॉक्टर सुजीत सिंह, ये जो सारा देश में हमारा ये कम्युनिटी सर्वेलेंस का काम होता है और जो कम्युनिटी हेल्थ का काम है, ये समझ लीजिए ये सबसे बड़ा जो हमारा इसका इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, ये पहले NICD कहलाता था, अब ये NCDC कहलाता है। और ये जो सारे देश भर के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक और भी नीचे जो सर्वेलेंस के हमारे सेंटर के ऑफिसर्स, रैपिड रिस्पांस टीम्स, और जिस सिस्टम के दम पर हम देश में लाखों लोगों का सर्वेलेंस इत्यादि कर रहे हैं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं, जो पहले ही दिन से जिन्होंने 17 जनवरी से ही देश में कम्युनिटी सर्वेलेंस शुरू किया, जब हमने सारे देश को हेल्थ एडवाइजरीज इशू की और साथ में कम्युनिटी सर्वेलेंस शुरू किया, एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग शुरू की, तो उसी समय से ये NCDC हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। आप उसके डायरेक्टर हैं। अभी वो भी उनको मैंने कहा कि थोड़ा सा जो दोनों जगह पे हमारी मीटिंग्स होंगी, अभी हम मुंबई और थाने के संदर्भ में विशेष रूप से बात कर रहे हैं, एक छोटे से प्रेजेंटेशन में जो वहाँ की जो स्थिति है, जो हमारे पास उसकी जो फीडबैक है, जानकारी है और जो आगे की स्ट्रैटेजी है, वो बताएंगे। इधर मेरे बाईं तरफ जो आप उनको तो सभी लोग पहचानते होंगे, क्योंकि रोज़ 4 बजे आप उनको टेलीविज़न पे देख रहे हैं बहुत दिन से, डॉक्टर गंगा खेडकर जी हमारे ICMR जो हमारी प्रतिष्ठित संस्था है, उसके अंदर हमारे एपिडेमियोलॉजी के हेड है। और अभी इस वर्ष उनको पद्म श्री भी भारत सरकार ने दिया है। कोविड के कारण अभी उनको वो राष्ट्रपति भवन में नहीं मिला है, लेकिन वो उसके पहले वो कोविड के काम में लगे हैं। वो सब विषयों की कितनी गहरी जानकारी रखते हैं, जो लोग उनको टेलीविज़न पे सुनते हैं वो सब लोग अच्छी तरीके से अब तक जान गए होंगे, समझ गए होंगे। तो हमने केवल अपने ये 2 प्रमुख अधिकारियों को आज यहाँ बुलाया है, जो आपके सभी संबंधित प्रश्नों का भी उत्तर देंगे और जो आप हमें सुझाव देंगे उन पर भी हम लोग और अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे मजबूत और पुख्ता कर सकते हैं, कैसे हम स्टेट गवर्नमेंट को और ज़्यादा बेहतर मदद कर सकते हैं, और कहीं जो भी गैप्स हैं उनको भरने में हमारी तरफ से क्या क्या योगदान हो सकता है, उसकी रणनीति हम लोग आपके साथ सुनने के बाद बनाएंगे। मैं ज़्यादा अभी कोई इस अवसर पर कोई डिटेल्ड व्याख्या नहीं करना चाहता विषय की, लेकिन सिर्फ टू द पॉइंट आज हम लोग जिस संदर्भ में मिल रहे हैं, जिन स्थानों के बारे में मिल रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी मैं डॉक्टर सुजीत सिंह से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ब्रॉडली महाराष्ट्र और उसमें स्पेसिफिकली थाने और मुंबई के बारे में जो अभी एक मोटी बहुत ही ग्रॉस और मोटी जानकारी जो है, ब्रॉड जानकारी जो उनके सिस्टम के पास है और आगे उनकी उसके बारे में क्या रणनीति है उसके बारे में वो बताएंगे। और फिर उसके बारे में कुछ थोड़ा सा कमेंट करना होगा, डॉक्टर गंगा खेडकर जी भी कमेंट करेंगे। और फिर हम आपके माध्यम से सुनना चाहेंगे कि आपका हमें क्या फीडबैक है, क्या एडवाइस है और क्या हम और अपनी काम को बेहतर करने के लिए आपके इनपुट्स की सहायता से कर सकते हैं। कुछ जानकारियां ताकि हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से बाकी समाज में भी जाएं। लैब्स के बारे में बहुत कुछ
चर्चा देश भर में भी होती रहती है। हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कोई ना कोई सवाल उठाता है। हर रोज़ डॉक्टर गंगा खेडकर जवाब देते हैं। हमने भी अपने कई इंटरव्यूज़ में इसके बारे में बताया है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ साल पहले तक ये जो वायरस के लिए टेस्ट है, इसका जो स्वैब है वो अमेरिका जाता था, ये भारत में होता नहीं था। और जनवरी के पहले सप्ताह में जब ये 7 जनवरी को इस वायरस के बारे में हम लोगों को विश्व स्वास्थ्य संगठन को चाइना ने बताया और 8 जनवरी को हमने पहली मीटिंग शुरू की। उसके बाद जब स्ट्रैटेजी पे काम करना शुरू किया तो एक NIV लैब जो पुणे में थी, वहाँ पर इस टेस्ट को करने की काबिलियत थी। हमने शुरुआती दौर के अंदर बहुत जल्दी 15 देश में लैब्स के अंदर ये व्यवस्था को स्थापित किया। 15 से उसको 33 तक पहुँचाया धीरे धीरे करके। अभी सरकारी 166 लैब्स हमारी भारत में हैं और ये संख्या रोज़ बढ़ती है। इसके अलावा करीब 70 के करीब 65-70 लैब्स जो है प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी हज़ारों लैब होते हुए भी, लेकिन हर एक लैब ना तो उसको करने के लिए सक्षम है, ना ही हर एक लैब ने उसको करने की काबिलियत के हिसाब से अपना कोई एप्लीकेशन दिया है। वो NABL की एक्रेडिटेड होनी चाहिए और ऐसे करीब 250-230 तक अभी लैब्स हमारी, बल्कि 240 तक जो है वो सारे देश में हो गई हैं। जब हमने अपना टेस्टिंग की फैसिलिटी शुरू की थी तब हमारी जो काबिलियत थी वो शुरू में 1000-1200 टेस्ट, बाद में 2000 टेस्ट तक हम लोग जो है दिन भर में कर पाते थे। अभी हम 15 से 20 हज़ार टेस्ट जो है रोज़ कर पाते हैं। और हमारा यद्यपि ये टारगेट है कि 31 मई तक हम 1 लाख टेस्ट पर डे भी कर पाएँ। अभी मुझे गंगा खेडकर जी ने बताया कि आज भी अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा शिफ्ट में काम करें तो हम 72,000 पर डे तक भी टेस्ट देश के अंदर कर सकते हैं। इस सब के बावजूद भी कि हमारी जो क्राइटेरिया जो है जिसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, ये भी वेल डिफाइंड क्राइटेरिया है जिसको कि एक्सपर्ट्स ने बनाया है, उसको भी हमने, क्योंकि ऑल टेस्ट ये लोग बोलते रहते हैं, सिर्फ जानकारी और उसके अभाव के अंदर बोलते रहते हैं, कुछ पॉलिटिकली बोलते रहते हैं। तो भी हमने अभी अपनी जो टेस्टिंग की जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर एक और क्राइटेरिया ऐड किया है कि किसी को भी जो ज़ुकाम खांसी बुखार होता है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होती है, वो उसको 7 दिन के अंदर अंदर उसको भी टेस्ट करना ज़रूरी है। बाकी तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वगैरह के पेशेंट्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, बाहर से जो लोग आए हैं, वो सब एक वेल डिफाइंड वो हमारी सारी गाइडलाइंस के अंदर सारी चीज़ें हैं। तो उस सब के बावजूद भी जितनी हमारी रोज़ की कैपेसिटी है वो भी अभी हमारी पूरी कैपेसिटी आज वो नहीं हो पा रही है इस्तेमाल। दूसरा, जहाँ तक टेस्टिंग किट्स जो ये हमारा मेन टेस्ट है, इसके बारे में अभी अगले 2 महीने तक के लिए हमारे पास पर्याप्त स्टॉक्स हैं और उसके ऊपर भी हम लोगों ने आगे जो है ऑर्डर्स वगैरह रखे हुए हैं। हम लोग ये उम्मीद नहीं करते कि वर्स्ट टाइम आएगा, लेकिन वर्स्ट से वर्स्ट टाइम के आने पर भी हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए अभी सारे देश में और लैब्स एस्टैब्लिश करने के नाते अभी हमने ICMR को जो एक प्रकार से अथॉरिटी थी उसको भी डिसेंट्रलाइज करके अभी देश में करीब 10-12 जो हमारे बड़े एम्स हैं और जो बड़े हमारे PGI चंडीगढ़ या जिपमेर पौंडीचेरी जैसे जो केंद्र हैं, इनको हमने प्रोएक्टिवली जिम्मेदारी दी है। ये देश के पूरे 550 मेडिकल कॉलेजेस से प्रोएक्टिवली संपर्क कर रहे हैं और संपर्क करके किस मेडिकल कॉलेज के पास ये फैसिलिटी विकसित हो सकती है उनको इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। और वहाँ पर क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं, वहाँ के स्टाफ की क्या क्या ट्रेनिंग हो सकती है, क्योंकि जैसा अभी गंगा खेडकर जी ने बताया कि ये टेस्ट जो है इसमें बायो सेफ्टी के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। बायो हैज़र्ड एक प्रकार से ये हो सकता है समाज के अंदर वहाँ पर, इसलिए बिना जो प्रॉपर स्टाफ, कॉम्पिटेंट पर्सन, उसकी कॉम्पिटेंट ट्रेनिंग और प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट,
सरकारों को हमने हर तरीके से नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से, अपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के फंड्स के माध्यम से, और 4100 करोड़ रुपए तक हम सारे देश में जो है सारी सरकारों को दे चुके हैं कि आपको किसी भी तरीके से इसको इस कोविड मैनेजमेंट के लिए खर्च करना है आप कर सकते हैं। इसलिए किसी मेडिकल कॉलेज में अगर कोई उनको मशीन लगानी है बड़े से बड़ी तो वो लगा सकते हैं। इस लेवल पे हमने इसको सपोर्ट को लिबरल किया है और हमारा ये टारगेट है कि हम इसको लैब्स की जो संख्या है इसको भी आने वाले समय में इसको 300 तक लेकर जाएं और जैसा मैंने कहा कि 1 लाख टेस्ट पर डे की कैपेसिटी हम विकसित करें। एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में उन्होंने बता दिया कि वो एंटीबॉडी टेस्ट उसका कितना अभी आज की तारीख में भी जो अभी मैं यानी 2 दिन पहले मैंने यहाँ पर जो इसी स्थान से बैठ के देश भर के करीब 1600 से ज़्यादा जो WHO के फील्ड में सर्वेलेंस के ऑफिसर्स काम करते हैं, WHO के साथ मदद लेकर उन सबको मैंने यहाँ से एड्रेस किया था और उन सबको अपने सर्वेलेंस के ऑफिसर्स के साथ जोड़ के इसको सारे सिस्टम को और फर्दर गहराई से स्ट्रेंथन करने के लिए, तो उसमें औपचारिक तौर पर भी जो WHO के सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ऑफिशियली कहा रिकॉर्ड पर, और ऐसा 3 बार वो कह चुके हैं। एक पूरे दुनिया के हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग में कह चुके हैं जो मैंने जिसमें पार्टिसिपेट किया, इसी तरह से एक साउथ ईस्ट एशिया के ऑफिसर्स की मीटिंग में कह चुके हैं। एक कल उन्होंने कहा 1600 लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मेरी कि अभी इसको जो रैपिड टेस्ट किट वाला जो टेस्ट है इसको WHO भी अभी इसको ऑफिशियली कोई वैलिडिटी नहीं देता है। इसलिए अभी इस टेस्ट के बारे में इसकी ज़बरदस्ती इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना, इसकी बहुत ज़्यादा हाइप बनाना या इसके लिए डेस्परेट होना या इसका ज़्यादा प्रचार भी करना मैं इसको उचित नहीं मानता, क्योंकि लोगों के मन में ये भ्रांति हो रही है कि शायद कोई एक ऐसा टेस्ट निकल गया है कि जिसको करके हमको 2 मिनट में पता लग जाएगा कि मैं कोविड का मरीज़ हूँ या नहीं हूँ। और इसलिए अभी हमारी जो स्ट्रैटेजी है साइंटिफिक, उसमें जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं उसमें जो अभी जैसे किसी ने यहाँ से बात भी किया था स्लम वगैरह के बारे में, ऐसा शायद सुझाव के रूप में भी आया, वहाँ पे जो जनरल पॉपुलेशन है दूसरी जो अनअफेक्टेड है वहाँ पर इसको रैपिड टेस्ट को हम इस दृष्टि से देखेंगे कि वहाँ कोई और बीमारी का पहले फैलाव इत्यादि तो नहीं हुआ है, वो भी एक वेल डिफाइंड साइंटिफिक स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है। तो ये तो लैब्स के बारे में है और इसके बारे में बहुत लिबरल तरीके से हमने सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को सपोर्ट किया है। PPEs के बारे में भी बहुत सारी चर्चा चलती है देश के अंदर। वो एक आदमी कोई उस पर ट्विटर पे लिख देता है, उसके बाद चारों तरफ शोर मच जाता है। जो PPE है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसको कवरऑल बोलते हैं, उसके लिए भी बड़ी स्पेसिफिक गाइडलाइंस हमारे उस पर लिखी हैं जिसमें किसको ये इस्तेमाल करना है, किसके लिए ये बना है। अभी ये ऐसा माहौल बन गया है कि अस्पताल में या अस्पताल के बाहर भी, सड़क पर भी, कहीं पर भी कोई भी आदमी जो है उसको, इवन हमको लोग बोलते हैं पुलिस के कांस्टेबल को भी PPE दीजिए। तो ये PPE जो है किसके लिए ज़रूरी है, पहली बात तो ये कि ये बड़ा हम लोगों को भी जो है लोगों को एजुकेट करना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि PPE की जो शुरुआती दौर में जो शॉर्टेजेस थी उसका कारण ये था कि इसका कपड़ा चाइना से आता था और चाइना में जो परिस्थिति थी उसके कारण वो बंद हो गया। हमने जनवरी के अंत में ही अपनी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की मदद से इसके लिए जो कपड़ा इत्यादि उसकी आवश्यकता होती है उसके लिए जो टेस्टिंग के जो प्रोटोकॉल्स हैं, दूसरे जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, उन सबको करके मीटिंग्स शुरू की। शुरुआती दौर के अंदर जो है जो उस तरह की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के लिए जो भी लोग आगे आए वो सब फेल हो गए। उसकी टेस्टिंग की लैब भी एक ही जगह होती थी कॉम्बेटूर के अंदर। लेकिन इस 2 महीने के अंदर अभी आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये एक प्रकार से कोविड हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है। हमने अभी आज की तारीख में 50 देश के अंदर इसके लिए मैन्युफैक्चरर्स को जो है अप्रूव कर दिया है। उनका जो सैंपल्स इत्यादि होते हैं वो टेस्टिंग के लिए अप्रूव करने की, जैसे कॉम्बेटूर में एक लैब थी, ऐसी अभी करीब 8-10 लैब्स जो है देश के अंदर इस प्रकार की इसी पीरियड के अंदर देश ने विकसित कर दी हैं। सारे स्टेट्स में जितने PPEs हैं उसके बारे में डायरेक्ट अपने हम जो हमारा डैशबोर्ड है वहाँ पे जो फिगर है जो उन्हीं से लेके हम लिखते हैं, उसको हम लगातार जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे फ़ोन पे बात करके हम उसको चेक करते हैं और उनको कितना भेज रहे हैं ये सब बताते हैं। और अभी उनको सबको पता है प्रॉब्लम
क्या कहाँ पर आती है कि हम जो यहाँ से सामान देते हैं वो हम स्टेट गवर्नमेंट के पास भिजवाते हैं। अब उससे आगे स्टेट गवर्नमेंट को अपने हर अस्पताल में, अपने हर ज़िले में कहाँ कहाँ किस प्रकार से उसको चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करके पहुँचाना है, ये जिम्मेदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ले सकती। इसलिए जहाँ जहाँ ये आपको कहीं कोई ऐसी शॉर्टेजेस आती हैं तो स्टेट गवर्नमेंट में जो संबंधित जो लोग हैं उनके जानकारी में आपको ये सब ज़रूर डालना चाहिए। अभी अगले 1-2 दिनों के अंदर हम लोग एक प्रकार से 10 लाख से ज़्यादा हमें पीपीई किट्स मिलने वाले हैं। अगले सप्ताह से हर सप्ताह 7-8 लाख पीपीई किट्स हमें मिलेंगे। इसलिए पीपीई किट्स वगैरह की कोई किसी तरह की हमारे पास शॉर्टेज नहीं है। सारे देश में हमारे स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोविड के मरीज़ को नॉन कोविड मरीज़ के साथ अब मिक्स नहीं करना है, क्योंकि इटली इत्यादि सब जगह का ये एक्सपीरियंस आया कि एक ही अस्पताल में दोनों तरह के मरीज़ आने से एक रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो हर एक स्टेट को बोला गया और अधिकांश स्टेट्स ने अपने कोविड के लिए डेडिकेटेड जो अस्पताल हैं उनको नोटिफाई कर दिया है। अभी 600 से ज़्यादा ऐसे अस्पतालों को सारे देश में हम नोटिफाई कर चुके हैं। 1 लाख से ज़्यादा उनके अंदर बेड्स को नोटिफाई कर चुके हैं। उनके लिए पर्टिकुलरली जो आईसीयू बेड्स को नोटिफाई कर चुके हैं, उनके लिए वेंटिलेटर्स को नोटिफाई कर चुके हैं। यद्यपि वेंटिलेटर की ज़रूरत 1% से भी कम को पड़ रही है। अभी तक के हमारे डाटा रोज़ हम रिव्यू करते हैं कि देश में आज कितने लोग वेंटिलेटर पे हैं, तो वो संख्या 1% से भी कम है। उसके बावजूद भी एक्सट्रीम सिचुएशंस को भी इमेजिन करके अभी हम लोगों ने 53,000 और वेंटिलेटर्स को ऑर्डर किया हुआ है, जो कि हमें अप्रैल एंड से जो है मिलने शुरू हो जाएंगे। सेंट्रल टीम के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया है, WHO ट्रेनिंग इत्यादि के बारे में बताया है। इसके साथ साथ मुझे ये आप लोगों से कहना है कि इस समय हमारी सारी जानकारियाँ किसी भी सब्जेक्ट पे जो आपके ध्यान में आती हैं, वो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो वेबसाइट है, इसके ऊपर हम सारी जानकारियाँ दिन में 2-2 बार अपडेट करते हैं। और इस समय वो हमारी वेबसाइट देश में सबसे ज़्यादा एक प्रकार से विजिटेड वेबसाइट के रूप में देश के लोग उसमें ऑन एन एवरेज 22 करोड़ से लेकर और 30 करोड़ तक हिट्स उसके ऊपर आते हैं, जो कि मेरे लिए भी एक प्रकार से आश्चर्य की बात है। इसके बावजूद भी हमने कुछ एक अपने कार्यकर्ताओं को, जिनको आप जो इस सब्जेक्ट में डीपली इन्वॉल्व हैं, मैंने एक अपने यहाँ मिनिस्ट्री में एक जो इस दौरान जो इस तरह की गाइडलाइंस और ऑर्डर्स निकले हैं उसका एक कंपेंडियम बना के जो हैंडी है, जो व्हाट्सएप से एक दूसरे के पास चला जाता है, उसमें 100 से ज़्यादा जो है गाइडलाइंस को और उन गाइडलाइंस को कहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं, वो उसको मैंने कल अरुण जी के साथ भी शेयर किया है। अरुण जी जहाँ जिसको भी उसको शेयर करना चाहे वो हमने अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ शेयर किया है, हम आगे एमपीज़ के साथ भी शेयर करने वाले हैं। हमारे प्रमुख जो रेलेवेंट कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, उनके साथ भी, जिनको भी आप उचित समझें उनके साथ हम इसको शेयर कर सकते हैं। तो ब्रॉडली जितने भी कंसर्न्स यहाँ पे रेज़ किए गए हैं, अपेक्षा यही है कि हमने जैसे सारे देश में जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जिनकी संख्या अभी लगभग आज की तारीख में 325 के करीब है, जहाँ की कोई भी केसेस नहीं है, ये संख्या रोज़ बदलती रहती है। और इसके साथ साथ कुछ 200 के करीब ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ बहुत ही कम 1, 2, 3, 4, 5 तक केसेस हैं। और इसके साथ साथ लगभग 170 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ या तो 15 से ज़्यादा या 5 और 15 के बीच में केसेस हैं। इनको हमने अलग अलग प्रकार से हॉटस्पॉट्स के रूप में डिवाइड किया है। उनके लिए जो है दोनों प्रकार की जो मैसिव आउटब्रेक कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज़ या क्लस्टर कंटेनमेंट की ये स्ट्रैटेजीज़ हैं, जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, सर्वेलेंस ऑफिसर्स के साथ मिलकर, WHO के लोगों के साथ मिलकर, और उसके अंदर बाहर से हमारे संघ के स्वयंसेवक भी जितना निगरानी रख के सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी कोशिश है कि बीमारी को वहीं कंटेन किया जाए और अगले 2 से 3 हफ्ते अगर अच्छी तरीके से प्रभावी ढंग से ये काम हुआ तो हम लोगों को उम्मीद है कि शायद जो कोविड के ऊपर जो जिस लेवल का कंट्रोल हमको चाहिए और जिस लेवल का ग्राफ जो है हम यानी इसको फ्लैट करना चाहते हैं वो हम कर पाएंगे। जस्ट आपकी जानकारी के लिए, अभी भी सारे दुनिया के सारे देशों के मुकाबले हमारे यहाँ जो केसेस हो रहे हैं वो जो उसका इंसिडेंस पर 1 मिलियन
वो 4 से 8 के बीच में रेंज करता है। अभी करीब 7-8 के करीब है, और बाकी जो यूरोप वगैरह में दूसरी जगह देश है वहाँ कहीं 3000 पर मिलियन है, कहीं 4000 पर मिलियन है, कहीं 2000 पर मिलियन है। इवन जापान और कोरिया में भी ज़्यादा है। तो ये ब्रॉड बातें हैं। मुझे लगता है कि क्योंकि 6 बजे शायद दूसरे स्थान पे भी हमारे कार्यकर्ता इंदौर में वेट कर रहे हैं, तो अभी हम बम्बई के अपने कार्यकर्ताओं से अरुण जी की आज्ञा से विदा चाहेंगे। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें पता है कि आप पूरा सहयोग कर ही रहे हैं, और भी ज़्यादा आप सहयोग करेंगे, और निश्चित रूप से इसमें हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे।